गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के पार्ट 3 में कैदी और कोकिला के शेष बचे हुए पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने कैदी और कोकिला के कुछ भागों का अध्ययन किया था। आइए हम पार्ट 3 में शेष बचे हुए छंदों का अध्ययन करते हैं। कैदी और कोकिला में मैंने आपको बताया था कि कवि स्वयं एक कैदी है। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। देश को आज़ाद कराने के लिए वो अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी उसकी, जिसके कारण अंग्रेज़ सैनिकों ने उसे जेल में बंद कर दिया था। और वह जेल में दी जाने वाली जो यातनाएं थीं, उन यातनाओं का वर्णन वह करता है। अर्धरात्रि के समय उसे एक कोयल चीखती हुई, बोलती हुई सुनाई देती है। तो उसी कोयल की कूक को, कोयल की उस चीख को कवि किस तरह से अनुभव करता है, इसी बात को इस पूरी कविता में लगभग दर्शाया गया है। तो आइए इसी क्रम में हम छठा छंद देखते हैं इस कविता का। छठा है, इस शांत समय में अंधकार को वेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। देखिए, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोयल जो है वह विद्रोह का बीज बो रही है, ठीक ना। इसीलिए कवि कह रहा है कि इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है कि हे कोयल, यह बताओ, जब यह अर्धरात्रि का समय पूरी तरह से शांत है, कहीं किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, पूरा वातावरण शांत है, तो इस वातावरण के शांति रूपी अंधकार को वेधती हुई, चीरती हुई तुम क्यों रुदन कर रही हो। कोयल के बोलने को रुदन मान रहा है कवि कि तुम रुदन क्यों कर रही हो। हे कोयल बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि मनुष्य के अंदर एक असीम क्षमता होती है, और वह क्षमता होती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति मनुष्य के सामने क्यों आ जाए, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद की किरण अवश्य देखने को मिलती है। तो वही कवि कह रहा है, चुपचाप यानी चुपके से अर्धरात्रि में आकर के मधुर विद्रोह बीज, तुम लोगों के अंदर इस तरह से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बीज लोगों में क्यों बो रही हो कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ। तो शायद यहाँ कवि को एक, क्योंकि उसके सामने कठिन परिस्थितियाँ हैं, वह जेल में है, वह कुछ स्वयं नहीं कर सकता है, तो उसे यह उम्मीद है कि कोयल जो है वह अर्धरात्रि में आकर के हमारे देशवासियों के हृदय में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह और क्रांति की भावना को उत्पन्न करना चाहती है। शायद इसीलिए कोयल कूक रही है या बोल रही है। तो उम्मीद है कि ये छठे छंद का अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। मुक्तक छंद है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है, और इसमें कोयल को क्रांति का बीज या विद्रोह का बीज बोने वाली बताया गया है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। आइए हम अगला छंद देखते हैं, सातवां छंद। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। अब देखिए, यहाँ कवि ने सभी चीज़ों को, जो भी कवि के दाएं बाएं हैं, समीप जो भी वस्तुएं हैं, वो सब को कवि ने काली बताया है। जैसे कवि कह रहा है कि काली तू, तू का मतलब यहाँ कोयल से है, कोयल तू भी काले रंग की है। रजनी भी काली, क्योंकि अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा अस्त हो चुका है। पिछले छंद में आपने पढ़ा था, चंद्रमा अस्त हो चुका है, इसलिए रात भी अब काली आ गई है। इसीलिए कवि कह रहा है कि रजनी, रजनी माने रात होता है, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, करनी माने कार्य, शासन माने अंग्रेज सरकार उस समय हमारी थी, यानी अंग्रेज सरकार के जो कारनामे हैं वो भी अनुचित हैं, अन्यायपूर्ण हैं, इसलिए कवि ने उन्हें भी काला ही बताया है। काली लहर कल्पना काली, और इस समय एक काली लहर चल रही है, ठीक ना, क्योंकि
जो भी लहर, लहर का मतलब है कि लोगों में जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना है, उस विद्रोह की भावना को दबाने के लिए अंग्रेज जो है वो हमारे भारतीयों पर निरंतर अत्याचार करते जा रहे हैं। यानी जो दमन का चक्र चलाया जा रहा है, एक दमन की लहर अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वह भी काली है। और उनकी जो कल्पना है, यानी अंग्रेज सरकार जो यह कल्पना करते हैं कि इस तरह से हम दमन चक्र चला करके भारतीयों को दबा ले जाएंगे, तो इसीलिए कवि कह रहा है कि वह भी काली है, अर्थात वह भी अच्छी नहीं है, वो भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो काला रंग होता है वह बुरी भावना का प्रतीक माना जाता है, दुख का प्रतीक माना जाता है। मेरी काल कोठरी काली, और कवि कह रहा है कि जिस कोठरी में मैं, जेल की जिस कोठरी में बंद हूँ, वह कोठरी भी काली ही है, अर्थात उसमें भी अंधकार भरा हुआ है, कहीं प्रकाश की कोई किरण नहीं है। टोपी काली कमली काली, आप लोग जानते होंगे कि कैदियों को पहनने के लिए टोपियाँ दी जाती हैं, और उन्हें ओढ़ने और बिछाने के लिए जो बिस्तर मिलता है वो कंबल होता है, वो भी काले रंग का है। इसीलिए कवि कह रहा है कि मेरी टोपी और कमली भी काले रंग की है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। ऐ आली, आली यहाँ पीछे भी आली शब्द से कोयल को ही संबोधित किया गया है। आली का शाब्दिक अर्थ होता है सखी, तो यहाँ आली कोयल के लिए आया है। फिर कहता है कि ऐसे में जब चारों तरफ कालिमा व्याप्त है, हर चीज़ें काली हैं, तो ऐसे में जब उस पहरे की हुंकृत की ब्याली, हुंकृत माने होता हुंकार भरना या बिगुल बजाना, कब कहता है उस पर भी जब पहरे का बिगुल बजता है तो तिस पर है गाली, तो यह गाली के समान प्रतीत होता है, ठीक ना। कब कहता है कि ऐसे में भी, यानी चारों तरफ जब सब कालिमा ही व्याप्त है, ऐसी कालिमा पर भी जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान प्रतीत होता है। अयाली, हे सखी या हे कोयल। उम्मीद है ये सातवें छंद की व्याख्या भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इस पे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका भी हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए यहाँ काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली काली कई बार शब्द आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। टोपी काली, कमली काली, अनुप्रास है। शांत रस है, प्रसाद गुण है। इसमें शासन के कार्यों को अत्याचारपूर्ण बताया गया है। भाषा वही है बाकी, खड़ी बोली, छंद वही मुक्तक। तो उम्मीद है ये सातवें छंद की व्याख्या भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए हम आठवां छंद देखते हैं अब। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर, कभी कह रहा है कि इस समय हम लोग एक संकट के सागर में घिरे हुए हैं, यानी हम भारतीयों पर एक संकट का सागर आया है और उस संकट के सागर से हम लोग घिरे हुए हैं। मरने की मदमाती, और कभी मान रहा है कि हे कोयल, ऐसे उस संकट रूपी सागर पर तुम अनायास ही अपना समय बेकार खर्च कर रही हो, जिससे ऐसा लगता है कि मरने की मदमाती, तुम मरने के लिए पागल हो गई हो, अर्थात तुम मरना चाहती हो, अपनी जान देना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम अपना मधुर गीत गा करके, अपने चमकीले गीतों से, चमकीले गीतों का मतलब कि चमकीला माने होता मधुर, ठीक है ना, यहाँ चमकीले से तात्पर्य है मधुर। तुम अपने मधुर गीत से क्यों कर हो तैराती, उस संकट रूपी सागर में तुम उम्मीद या किरण, उम्मीद की किरण चमका रही हो। हे कोयल बताओ, ठीक ना, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उम्मीद है कि ये आठवें छंद की व्याख्या भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, आपका पढ़ाई में नुकसान ना हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, उनका भी पढ़ाई का नुकसान ना होने पाए। आइए अब हम इस छंदों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न जो है, कोयल कैसा बीज बो रही है। कोयल कैसा बीज बो रही है। अभी आपने पढ़ा कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, है ना। तो कैसा बीज बो रही है, विद्रोह का बीज बो रही है। कोयल विद्रोह का बीज बो रही है। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं, कवि आली शब्द से किसे संबोधित कर रहा है। अभी व्याख्या में मैंने बताया कि आली का शाब्दिक अर्थ होता है सखी। आली शब्द से कवि ने यहाँ पर कोयल को संबोधित किया है, ये था इसका उत्तर। आइए तीसरा और अंतिम प्रश्न देखते हैं, रजनी को काली क्यों कहा गया है। रजनी को काली इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा अस्त हो चुका है, प्रकाश की कहीं कोई किरण नहीं है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए यहाँ कवि ने रजनी को काली कहा है। तो ये थे तीनों प्रश्न जो इन पद्यखंडों पर आधारित थे। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाते रहिएगा, इनको तैयार करते रहिएगा। और छठे छंद का जो है, इसका अर्थ आप लोग, इसकी व्याख्या अवश्य लिख लीजिएगा, इसका संकेत लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे संकेत हो जाएगा इसका कि इस शांत डाट डाट बोलो तो, इस शांत डाट डाट बोलो तो, ये संकेत हो जाएगा। फिर संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैदी और कोकिला नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता आप लोग जानते होंगे कि कैदी और कोकिला पाठ को किसने लिखा है, इसके रचयिता का नाम आप लिख देंगे, ठीक ना, उनके द्वारा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये था संदर्भ। और उसके बाद फिर प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में कवि जो है वह कोयल को विद्रोह का बीज बोने वाली बता रहा है, ठीक, ये हो जाएगा संदर्भ आपका। और उसके बाद प्रसंग हो गया आपका। प्रसंग के बाद आप व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, व्याख्या मैंने अभी आपको बताई है। और फिर उसके बाद व्याख्या लिखने के बाद शिल्प सौंदर्य हेडिंग डाल देंगे। शिल्प सौंदर्य भी मैंने अभी आपको बताया है, आप लोगों ने देखा कि अब आपको कुछ पंक्तियां भी मिलेंगी, उसमें भी आप उसको लिखते रहेंगे, ठीक ना। तो कैदी और कोकिला, इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसके पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम अगले पाठ में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो पाठ है कैदी और कोकिला, इसके लेखक हैं, रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सॉरी लेखक नहीं बल्कि लेखक गद्य में होते हैं, रचयिता हम लिखते हैं, काव्य है, इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ से आप संदर्भ इसका बना सकते हैं, आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।